date है 21st July 2021. So let's start with the first news of today, जहां हम बात करते हैं पिगासस स्पाईवेयर की, जो काफी कॉमन न्यूज में आजकल चल रहा है. आपने सुना होगा पिगासस स्पाईवेयर एक ऐसा स्पाईवेयर है जो हमारी इजराइल है उनकी कंपनी का है, दैट इज एनएसओ कंपनी ऑफ इजराइल, जो गवर्नमेंट यूज करती है अगेंस्ट डिटेक्टिंग द टेररिज्म एक्टिविटीज एंड ऑल, जहाँ वो फोन्स को ट्रैप कर सकती है, फोन्स के सारे मैसेजेस वगैरह को ट्रैप कर सकती है. अगर आप उसका पूरा प्रॉपर मेथड देखो, उसको मैनुअली यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसको किसी के भी फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर और किसी के भी फोन या मैसेजेस को ट्रैप कर सकते हैं. तो नाउ जब ये लिस्ट ऊपर आई है, जहां हमारी जो मॉनसून सेशन का जिस दिन सेकेंड डे था, उसी दिन काफी डिसरप्शंस हुए. इवन हमारा जो लोकसभा है वो एडजॉर्न हो गया है. क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था. अब प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा था? अगर आप देखोगे तो प्रोटेस्ट किया जा रहा था अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट. ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है इन सर्विलेंस का यूज कर रही है अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, अगेंस्ट द मेंबर्स. और जब ये चीजें निकल कर आती है, जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना शुरू किया. अब उन्होंने नॉर्मल प्रोटेस्ट ही नहीं, इवन द प्लकार्ड्स वगैरह का यूज किया है इस प्रोटेस्ट में. और जब ये पता चला कि जो हमारे अभिषेक बनर्जी है, जो हमारी ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनके नेफ्यू है, इवन उनका इस लिस्ट में नाम है फॉर द सर्वेलेंस. एंड हमारे जो फॉर्मर कांग्रेस चीफ राहुल गांधी, उनका भी ये लिस्ट में नाम आया है. तो यहाँ पर लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया है. ये इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो इसके रिलेटेड एक आर्टिकल की आज हम बात करेंगे, जहां हम ये टेक ऑन करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट टैकल करेगी, किस तरह से गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, किस तरह से गवर्नमेंट का काम है, क्या है, और ये जो एलिगेशंस है वो क्या सच में है नहीं है. एक रिपोर्ट हमारे पास आज सामने आई है. तो आप ये देखोगे कि ये जो डिसरप्शन की वजह से हमारा लोकसभा एडजॉर्न हो गया है, राज्यसभा ने सिर्फ कोविड-19 की सिचुएशन को डिस्कस किया है. उसी के साथ एक न्यूज उभर कर आती है, जहां हमारी कांग्रेस, जो हमारी आम आदमी पार्टी, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, इन सभी ने हमारा ये जो पीएमओ का ब्रीफिंग था उसको सभी ने स्किप किया है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज विद रिलेटेड टू दिस, जहां एक छोटा सा एडिटोरियल का पार्ट आता है, दैट इज स्पाई इन हैंड. अब ये स्पाई इन हैंड क्या बात करता है? अगर आप देखोगे तो ये यहाँ बोला गया है कि द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इश्यूज रेज बाय रेवलेशंस ऑफ फोन सर्विलेंस. ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को अपने आप को पूरी तरह से क्लीन बताना चाहिए कि ये जो आपके अगेंस्ट फोन सर्विलेंस के रेवलेशंस किए जा रहे हैं कि वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट पूरी तरह से बताना चाहिए. अब यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि 1000 इंडियन फोन नंबर्स आर इन द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स, जो एक्चुअली सर्विलेंस किए जा रहे हैं बाय द पेगासस स्पाईवेयर. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें से ये भी बताया हमें 300 आर बीइंग वेरीफाइड, 22 phones are being subjected to forensic analysis by Amnesty International and peer reviewed by यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सिटीजन लैब. और उसमें से जो 10 हैं हमारे, वो क्लियरली स्टैब्लिश किए गए एज टारगेटेड बाय पेगासस. 8 जो है हमारे 12 यील्डेड इनकंक्लूसिव टारगेट्स या रिजल्ट्स हैं. इनकंक्लूसिव मतलब अभी उस पर और थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि एक्चुअली वो टारगेट है नहीं है, सर्विलेंस में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो और अभी ये थोड़े इनकंक्लूसिव है. अब ये जो सारा एविडेंस मिलता है, ये जो रेवलेशंस आते हैं हमारे पास, थाउजेंड्स इंडियन फोन नंबर्स के 300 वेरीफाइड है, तो ये हमें बताता है कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हो सकता है ये कहीं ना कहीं करेक्ट हो. अब यहाँ पर जब ये बात की गई कि हमारे अगेंस्ट ये सर्विलेंस हो रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट का ये काम था कि आप सिटीजन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शंस करें, आप यहाँ पर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें, यहाँ पर आप पूरी तरह से क्लीन होकर सामने आए. बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीधे ये कहा है कि यहाँ पर ये जो क्लेम्स है, यहाँ पर कोई इलीगल सर्विलेंस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, ये चीजों का बोला है. बिकॉज उन्होंने ये भी कहा है देयर आर लीगल provisions for intercepting communication and accessing digitally stored information in the interest of national security and public safety. बट अगर आप देखोगे जो लोग टारगेट किए गए हैं
उनका नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी से कोई लेना देना ही नहीं है. Okay, they are totally into the private and intimate lives which have no bearing or on any public interest. क्यों? Because अगर आप देखोगे यहाँ जो लोगों के नाम दिए गए हैं, you can see the list. They are the targets as journalists, they are the politicians, they are probably a Supreme Court judge as well and a former election commissioner. तो ये हमें ये नहीं बताते कि यहाँ कोई पब्लिक कंसर्न की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है. तो यहाँ पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उसका यूज कर रही है एंड उसके अगेंस्ट ये एलिगेशंस आ रहे हैं. नाउ वन मोर पॉइंट कम्स आउट कि यहाँ हमारा एक वायलेशन हो रहा है, दैट इज वायलेशन अबाउट प्राइवेसी. ठीक है, एंड उसी के साथ ये जो आप इंफॉर्मेशन हमसे इलीगली ऑब्टेन कर रहे हो, ये हमारा प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के फंडामेंटल या राइट्स को वॉलेट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये जो आप इलीगल यूज कर रहे हो या जो एंटीथेटिकल यूज हो रहा है इस सर्विलेंस का, दैट इज द क्रीड और द बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो इसके रेवोल्यूशंस होने चाहिए, इसके अगेंस्ट ये कहा जा रहा है कि इसके अगेंस्ट एक अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरी तरह से इसको स्टडी किया जाना चाहिए अबाउट द पेगासस स्टार्टिंग से लेके एंड तक. Okay, now a starting point for the government must be in clearing the air on the foremost question is skirting around. Has any Indian agency bought Pegasus? ये एक major question उभर कर आता है. Moving to the next news, जहाँ आप देखोगे 2/3 of Indians have antibodies shows ICMR survey. अब ये एंटीबॉडीज को आप हेल्थ से रिलेट कर सकते हो. जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है उनके पास एंटीबॉडीज है, दैट इज वैक्सीनेशन लग चुके हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि हमें अफेक्ट होगा, हमें अभी भी उस लेवल तक का सुधार नहीं होगा. ठीक है, स्टिल देयर आर चांसेस कि अभी भी हमें वायरस या जो कोविड-19 है उसके अफेक्ट्स मिल सकते हैं. देयर इज अ वेव कि अभी जो थर्ड वेव आएगा उसमें काफी इन्फेक्शन मिल सकते हैं हमें. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपके जो भी रिलीजियस या जो भी पब्लिक या जो भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे हैं, आप उसको क्या करो, मत अंडरटेक करो. और अगर किसी को ट्रैवल करना ही है तो प्लीज डू दैट ओनली इफ फुल वैक्सीनेटेड. तो ये सर्वे में हमारे जो कवर किया गया है कि 28,975 एडल्ट एंड चिल्ड्रन एज्ड फ्रॉम 6 to 17 years and 7,252 healthcare workers यहाँ पर जो है एंटीबॉडीज को ले चुके हैं. ठीक है, बट स्टिल यही एक कंसर्न आता है कि जो थर्ड वेव आएगा यहाँ पर फिर भी हमें काफी वल्नरेबल है हम कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर. सो देयर इज अ नीड टू टेक द मेजर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट, जहां हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स टू बी स्टडीड इन राजस्थान. यस, व्हाई नॉट. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फोकस वुड बी ऑन कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर. एज वी ऑल नो, राजस्थान कहीं ना कहीं एक डेजर्टेड एरिया आ जाता है, बहुत ही ड्राई एरिया में काउंट होता है, जहाँ इतना रेनफॉल नहीं है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स. ओके, तो यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स है उनको स्टडी किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? बिकॉज एक स्कीम हुआ था, a scheme was launched in the state in August 2019. और इस स्कीम में ये एम्फसाइज किया गया था कि जो वाटर है इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ओवर 4,000 विलेज को कवर किया जाएगा स्कीम में, और जहां पर इनको वाटर्स की अवेलेबिलिटी और हेक्टर्स के लैंड को बढ़ाया जाएगा. अब यही चीजों को देखा जा रहा है कि अब इसका स्टडी करना है. स्टडी क्यों करना है? जो विलेजेस थे, ये 4,000 विलेजेस ऑफ राजस्थान, जहां हम बात करते हैं पॉन्ड्स की, एनिकट्स, चेक डैम्स, जोहार्ड्स एंड नदीज, इनको स्टडी किया जाएगा कि इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने. ग्राउंड वाटर लेवल जो हमारे जमीन के अंदर होता है, ठीक है, एंड अगेन इट इज अ फ्रेश वाटर. तो इस ग्राउंड वाटर लेवल का कितना हमें इंक्रीज या कंट्रीब्यूशन मिला है इन सारे चीजों से, वो हमें स्टडी करना चाहिए. ओके, और उसी के साथ एक प्रोग्रेस रिव्यू किया गया है, जहां जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है वो मोस्टली कंस्ट्रक्टेड बाय महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट स्कीम के थ्रू किया गया है, दैट इज मनरेगा। और इसको रिव्यू करते या प्रोग्रेस करते वक्त हमने ये देखा है कि जो हमारी वाटर, ट्रेश डेवलपमेंट एंड लैंड कंजर्वेशन है, इन्हीं में इसको रिव्यू किया है। अब भले से यहाँ पर काफी ड्रॉट्स आते हैं, फेमाइन सिचुएशंस आती है, इस वजह से हमारे लिए वाटर अवेलेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है एंड उस वजह से ही हमें इसका कंट्रीब्यूशन को रिव्यू करना या स्टडी करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम बात करते हैं एनजीटी रैप्स हरियाणा और फेलियर टू मेंटेन ग्रीन नॉर्म्स। नाउ दिस इज अगेन अ टॉपिक रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जहां आप इसको एनवायरमेंट से लिंक कर सकते हो। जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हरियाणा है उन्होंने अपना ग्रीन नॉर्म्स ठीक से कंट्रीब्यूट या ठीक से मेंटेन नहीं किया है। अब ये क्यों चीजें आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कहा जा रहा है that there appear to be a serious lapse on the part of Haryana government in performing constitutional obligation of providing a clean environment। ये हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देखा है। और कहीं ना कहीं अगर ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को आप फॉलो नहीं करते हो तो यू आर वायलेटिंग योर नॉर्म्स और आप दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अथॉरिटीज है वो लोग ठीक तरह से एनवायरमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाए, स्पेशली जो हमारी बंदवारी लैंडफिल साइट है वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर इस सिचुएशन को टैकल करना काफी जरूरी था और जब इसमें फेल हुए तो यहाँ एक कमेटी बिठाई गई थी 3 मेंबर्स की, जहां हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, उनके ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इन्होंने, इस कमेटी ने रिव्यू किया है कि ये लोग फेल हुए हैं और इनको एक मेजर्स भी दिया गया है, एक रेमेडियल मेजर्स की काफी जरूरत थी। अब वो मेजर्स क्या है कि ये जो एरिया है वहां पर एक इफेक्टिव मॉनिटर और मैकेनिज्म की जरूरत थी, बिकॉज वहां सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। ओके, एंड यहाँ पर स्टेट का काम था कि उस सीरियस सिचुएशन में वो ठीक तरह से इन नॉर्म्स को कंसिडर करे और उसको फॉलो करे। ओके, बट अगेन यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन आता है, दैट इज इलीगल लिक्विडेंट्स। अब ये बात हुई है कि इसको भी स्टडी किया जाए या इसको भी एडमिनिस्टर किया जाए कि हमारा जो हरियाणा है तो वहां पर ये आइडेंटिफाई किया जाए कि उसके आसपास जो हरियाणा का जो हमारा दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसके आसपास क्या कोई लिकर्स वगैरह का कुछ ऐसा परचेज है या कोई ड्रग्स या स्मगलर्स का है। बिकॉज यहाँ से क्या होता है, जो एक फॉरेस्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यहाँ से ये दिखाया जा रहा है कि स्मगलर्स यहाँ से छोटे छोटे पोर्शंस में सैंक्चुरी की बाउंड्री वॉल्स को यूज करते हुए एज अ शॉर्टकट डिलीवर करते हैं लिक्विड फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली। तो इसके ऊपर भी एक स्टडी या इसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन की हमें जरूरत है। ठीक है, कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए और यहाँ पर द एक्ट दैट इज अगेंस्ट लिक्विड वेंट ऑपरेटिंग इज इलीगल, उसको कंसिडर किया जाए। तो इन बेसिस पर हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन लगाया गया है। नेक्स्ट न्यूज की जब हम बात करते हैं, that is Supreme Court annuls part of cooperative amendment. Now this is a very issue of concern because यहाँ पर ये कहा जाता है जो हमारे verdicts है that is related to cooperative societies। ठीक है, अब हमें ये पता है जो cooperative societies है वो कौन से लिस्ट के अंदर आते हैं, बेसिकली it comes under the state list। बट हाँ ये भी चीज है कि अगर मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, अगर मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो यहाँ अपना सेंट्रल जुरिस्डिक्शन दिखा सकता है, यह हमें पता है। ठीक है, इसी चीज के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें उभर कर आती है, एक तो है हमारा फेडरलिज्म और एक होता है हमारा यूनिटरी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जहां हमें एक फेडरलिज्म को बूस्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन करने की जरूरत है जहां पूरी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी आती है
स्टेट्स के ऊपर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली फेडरलिज्म को अगर प्रमोट करना है तो यूनिटरी चीजों को हमें थोड़ा स्ट्रक डाउन करने की जरूरत है। अब जो हमारा पार्ट 9B आता है, दैट इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट ऑफ 2012, इसमें ये कहा जाता है कि जो रनिंग है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, वो आती है स्टेट लेजिस्लेचर में, जो उनकी उसमें एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है। बट अगर हम देखें तो एक अमेंडमेंट आया था जहां पर हमें ये किया गया था कि जो हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था और जो पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसमें स्टेट लेजिस्लेशन का कोई रैटिफिकेशन ही नहीं लिया गया, उनको पूछा भी नहीं गया। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सेंटर ने क्या किया है, स्टेट लिस्ट के ऊपर अपना ज्यूरिसडिक्शन दिखाया है। ठीक है, और हमें ये पता है कि सेंटर सिर्फ 2 सिचुएशंस को लेकर, 2 या 3 सिचुएशंस को लेकर ही स्टेट लिस्ट के ऊपर अपना ज्यूरिसडिक्शन दिखा सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर दूं तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम, या जो हमारा प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट्स के ऊपर, तब वो स्टेट लिस्ट के ऊपर यूज कर सकता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पर हमारे जो सेंटर ने स्टेट्स का कोई भी कंसेंट ही नहीं लिया, उनसे राटिफाई ही नहीं किया और इस अमेंडमेंट को पास किया। ओके, तो यहाँ पर ये जजमेंट निकलता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो पूरी तरह से आती है अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन एज ए एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन। ठीक है, बट अब इसके अगेंस्ट ये वॉइस उठाया गया है, स्टेट्स को एक फियर है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है, द वर्ड इज सिग्निफिकेंट, आई मीन स्टेट्स फियर, स्टेट्स को ये फियर है कि जो हमारा पावर्स है वो कहीं सेंटर पूरी तरह से ले ना ले। ओके, तो इसी चीज पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिया है और ये कहा है कि भले से हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जो रहेगा वो स्टेट्स के अंडर ही रहेगा एज इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। बट हाँ, जब अगर बात आएगी मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो वहां पर स्टेट अपना सेंटर अपना लेजिस्लेशन दिखा सकता है। और जैसे कि 2 सिचुएशन मैंने एक सिचुएशन आपको बताया, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तब अगर हमारी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर सेंटर अपना जुरिसडिक्शन दिखा सकती है स्टेट लिस्ट पर, और अगर कोई स्टेट्स आकर खुद पार्लियामेंट को कहते हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप हमारे इस सब्जेक्ट को कंसिडर करें और इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन बताए, तभी सेंटर इस पर अपना लेजिस्लेशन दिखा सकती है। ओके, तो यहाँ पर एक सिंगल स्टेट जब होगा तो इट इज विद द स्टेट, और मल्टी स्टेट्स का अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इट वुड बी द सेंटर। ये चीजें हमें बताई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम बात करते हैं रॉकेट्स टारगेट काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस। अब हमें ऑलरेडी पता है अफगानिस्तान और तालिबान का काफी इश्यूज चल रहा है। कल ही हमने एक ये न्यूज देखा था कि जहां पीस नेगोशिएशंस की बात की गई है, जहां दोहा में उनके टॉक्स हो रहे हैं। अब हमें ये पता है, फिर भी जहां हम कंसिडर कर रहे थे कि तालिबान इज रेडी टू एक्सेप्ट द पीस नेगोशिएशंस, वो वायलेंस नहीं करना चाहता, वो भी रेडी है कि सब पीसफुली पॉलिटिकली सॉल्व हो जाए। बट फिर ये क्या है, आज हम ये न्यूज देख रहे हैं कि रॉकेट्स टारगेट काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस। तो इससे क्लियर हमें पता चलता है जो हमारे अफगान के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने ये सीधे कहा है इस अटैक को देखकर कि तालिबान हैव नो इंटेंशन फॉर पीस, बिकॉज वो तो वायलेंस कर रहे हैं, राइट। और ये जो आईएस क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक, आईएस इज बेसिकली द इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स, इनका ये क्लेम्स है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड यस तालिबान हैव नो इंटेंशन फॉर पीस। नाउ यू ऑल कैन सी कि जैसे ही हमारे जो अफगान के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, जैसे ही उन्होंने वो आज मतलब अनाउंसमेंट करने वाले थे और वो एड्रेस करने वाले थे मुस्लिम्स को कि ईद उल अदा को हॉलीडे होगा, उसके पहले ही यहाँ पर थोड़े पहले यहाँ पर क्या हो गया, रॉकेट टारगेट किया गया। यहाँ पर कोई हार्म नहीं हुआ, बट येस इट वाज क्रैश्ड एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस। ओके, तो ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस अगर आप देखोगे तो ये जो लोकेशन है इसका, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ सो कॉल्ड ग्रीन जोन, ठीक है, दैट इज फोर्टिफाइड विद जायंट सीमेंट ब्लास्ट वॉल्स। ओके, तो इसका लोकेशन अगर आप देखो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड स्टिल ये रॉकेट वहां पर आकर गिरा है। ओके और यहाँ पर हमारी जो अफगान की फोर्सेस है उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स किया है। कंप्लेन ये किया है ऑफ being left without reinforcements and supplies, often running low on food as the Taliban advanced, because almost तालिबान जो एरियाज कैप्चर कर रहा है, तालिबान काफी सप्लाई कट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज होने के चांसेस है। इन मेनी इंस्टेंसेस अफगान ट्रूप्स सरेंडर रादर देन फाइट। वॉशिंगटन वॉचडॉग मॉनिटरिंग यूएस स्पेंडिंग इन अफगानिस्तान, यहाँ यूएस काफी ज्यादा हमारा उनको सपोर्ट दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रशिया आज यूएस को ही इन सब चीजों का ब्लेम करता है, बिकॉज यूएस ने जब से विड्रॉवल किया तब से ये सारे इश्यूज उभर कर आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की जब हम बात करते हैं, दैट इज शेयरिंग ड्यूरिंग स्केर्सिटी। जब हम बात करते हैं शेयरिंग ड्यूरिंग स्केर्सिटी की, अगेन दिस इज अ टॉक अबाउट अ वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा था। वाटर डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं, इट इज बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना मस्ट फोकस ऑन वाटर एंड एनर्जी एफिशिएंसी रादर देन ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। एज वी ऑल नो, अब यहाँ पर दो रिवर्स की हम बात करेंगे, एक तो है हमारी कृष्णा रिवर और एक आती है हमारी गोदावरी रिवर। ठीक है, इन दो रिवर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री आती है, दैट इज ऑफ जल शक्ति गैजेट, उन्होंने एक गैजेट में नोटिफाई किया है कि जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब जो हक है कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ओवर प्रोजेक्ट एंड एसेट्स इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर, दो डिलेड इज अ वेलकम डेवलपमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि जो जुरिस्डिक्शंस आए हैं हमारे कृष्णा और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के, जो प्रोजेक्ट्स टेक ऑन किए जा रहे हैं उनके ऊपर, जैसे कि हाइड्रो पावर और इरिगेशन का, उनको भले से डिले होगा बट वेलकम होगा। अब यहाँ पर ये बोला है कि प्रोजेक्ट पे फोकस करने से पहले आप पहले एफिशिएंसी पर फोकस करो। और यहाँ पर क्यों ये स्केर्सिटी पे हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो दो रिवर्स है, जो दो रिवर बोर्ड्स है, can now administer, can regulate, can operate and maintain 36 projects in Krishna and 71 in the Godavari to ensure judicious water use in Andhra Pradesh and Telangana. So इस तरह से उनका बाइफर्केशन किया जा रहा है कि दोनों के लिए वो पूरी तरह से जुडिशियस हो, और ऐसे अरेंजमेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जैसे कि जो वाटर रिसोर्सेज और इरिगेशन डिपार्टमेंट इन द स्टेट्स इनैक्ट करेंगे कि दोनों को सफिशिएंट हो और फिर से कोई डिस्प्यूट्स ना आए। ठीक है, इस नोटिफिकेशन का अगर हम देखें तो एक 7 ईयर डिले कहा जाता है, बिकॉज ये एक बहुत ही दोनों स्टेट्स ने इसको बहुत ही एक लॉक्ड बैटल की तरह रखा था, जहां कृष्णा और गोदावरी रिवर्स की बात आती थी, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काफी एलिगेशंस लेते थे, एक वाटर डिस्प्यूट चलता रहता था। बट नाउ अब हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट्स को बाइफर्केट किया है कि उन्होंने दोनों के लिए ही काफी चीजों को ऑपरेट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने का परमिशन ग्रांट किया है। बट अगेन जो हमारा कोर्ट्स है, उन्होंने कुछ चीजों को कहा है, जहां पर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो तेलंगाना ने जो एलिगेशंस या जो पिटिशंस फाइल किया था वो उसको वापस ले ले, पहले तो ये, और उसी के साथ जो हमारे स्टेट्स के जो द स्टेट्स हैव बीन लॉक्ड इन अ बैटल ऑफ सॉल्ट्स ओवर अंटिल for the utilization of Krishna water with Andhra Pradesh proposing a few projects, because दोनों ही प्रोजेक्ट्स को प्रपोज करने अलाउ नहीं कर रहे थे, बिकॉज इरिगेशन की वजह से इश्यूज आ सकते थे, वाटर ब्लॉकेज होने के चांसेस थे। इस वजह से जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उनको ये अरेंजमेंट्स करने का काम दिया गया। उसी के लिए हमने एक और एक चीज बनाई, दैट इज कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2। ठीक है, एंड नाउ तेलंगाना had even moved the Supreme Court, but सेंटर ने उनको कहा है तेलंगाना अपनी रिक्वेस्ट को वापस ले ले, विड्रू कर ले अपने पिटिशंस को, तो वो अपनी जो उनके कंप्लेंट्स है उसको रेफर करेंगे टू द करंट ट्रिब्यूनल। ओके, और यहाँ पर सेंटर का काम है कि वो एम्पावर करे सारे बोर्ड्स के फंक्शंस को, ताकि एक फेयर मैनर में डिसीजंस लिया जाए,
ताकि दोनों स्टेट्स के लिए जो जुरिस्डिक्शन होगा वो फेयर होगा। और अभी जिस तरह से हुआ है वो दोनों स्टेट्स के लिए ही एक परफेक्ट जुरिस्डिक्शन माना जाता है, एक जस्टिफिकेशन किया गया है इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड प्रोजेक्ट्स बोथ। ओके, सो यहाँ पर शेयरिंग भी हो गई है और यूसेज भी एंड प्रोजेक्ट्स का भी अप्रूवल्स मिल गया है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक जो हमारे स्टेट्स है उनको एक और एक चीज पर फोकस करना चाहिए, दैट इज वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, उनको अपना जो एफिशिएंसी इरिगेशन स्कीम्स वगैरह, हाइडल रिजर्वर्स, उनको इंक्रीज करना चाहिए। बिकॉज आज जो हमारा कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, जहाँ फाइनेंस हमारे सेंटर स्टेट के अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करके, जैसे हमारे जो इरिगेशन स्कीम्स हो गए, हमारे हाइडल पावर्स को यूज़ करके वो लोग एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो दे कैन यूज दिस एज अ वेरी गुड ऑप्शन। सो यही सारा चीज़ आज का न्यूज़ था, हमने देखा। सो विल स्टॉप फॉर हियर टुडे। आई होप सबको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज डू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब द channel. Thank you.